क्लास में हमने इन्फेक्शन को कंटिन्यू किया था, टीबी स्टार्ट किया था। टीबी क्या है, ये भी इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन जो है वो क्रॉनिक स्लोली इन्फेक्शन होता है। ये टीबी का बैक्टीरिया जो है वो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, स्लो से इसमें इन्फेक्शन करवाना है, ग्रोथ बहुत स्लो होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, सार्कोइडोसिस से आपने इसको डिफरेंस रखना है इसका, केजीएच और नॉन केजीएच है। तो इसके जो रिस्क फैक्टर है टीबी के जो है प्रोबर्टी, क्रोडिंग, कोई और क्रॉनिक इलनेसेस जो है, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है या कोई लिम्फोमा है, फिर कोई ऐसी डिजीज जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाए, इम्यून सिस्टम जो है जो वीक हो जाए। तो इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा करते हैं, मॉनिटर टेस्ट करते हैं। स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाना होता है, 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ पर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, अब उस स्वेलिंग का नाम, स्वेलिंग को जो है ना हार्ड स्वेलिंग होती है, ये सॉफ्ट नहीं होती, उसको इंड्यूरेशन कहते हैं। इंड्यूरेशन पाल पे आप इसको फील भी कर सकते हो। अब वो स्वेलिंग साइज में कितनी होनी चाहिए, जो है 5 से लेकर 10 तक जो है, ठीक है। तो एक अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक हो और उसको टीबी हो जाए, तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर ये स्वेलिंग जो है, उसके अंदर ये स्वेलिंग कितनी होनी चाहिए, 10 तक। अगर किसी को इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम का इशू आ रहा है, तो उसमें स्वेलिंग जो है मतलब थोड़ी भी हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसमें स्वेलिंग 5 तक भी हो तो कह दो कि इसको टीबी है, तो उसके लिए कम से कम वैल्यू जो है वो 5 तक होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस को समझते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, अ, इसकी पहले टाइप्स कौन कौन सी होती है टीबी की, जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है। प्राइमरी टीबी, एक होता है प्राइमरी टीबी, अब एक होता है सेकेंडरी टीबी, एक होता है टर्शियरी टीबी। ये सी टाइप्स हैं। जब सबसे पहले बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आएगा, जब सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर आएगा, तो वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया है। अब उस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज ने इंगल्फ कर लिया, ठीक हो गया। अब वो मैक्रोफेज के अंदर आ चुका है। अब मैक्रोफेज में इस बैक्टीरिया को जो है हमने किल करना था मैक्रोफेज से। अब इसने मैक्रोफेज के साथ क्या किया, अब इसने मैक्रोफेज की, जब आप किसी चीज को मतलब फेगोसाइटोज सेल करता है, तो फिर उसके बाद क्या बनता होता है, एंडोसोम। जो टीबी का बैक्टीरिया है, जब ईटिंग हो जाती है, फेगोसाइटोसिस तो कर लेता है बैक्टीरिया अपना मैक्रोफेजिस को जो है, ठीक है। प्रॉब्लम आता है किलिंग में। एंडोसोम एंडोसोम ठीक नहीं बनता, एंडोसोम प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाता। तो अब इसके लिए बेटर वर्ड यूज कर लो कि मैक्रोफेज किल क्यों नहीं हुआ। जब उसको खाया था मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं किया, डिफेक्टिव एंडोसोम है, डिफेक्टिव एंडोसोम, एंडोसोम डिफेक्टिव बनता है, वो पूरा प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाता, ठीक है। अब जो एंडोसोम के साथ कौन सी चीज कंबाइन होती है जब फेगोसाइटोसिस करते हो, ये तो नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है। एंडोसोम के साथ जो है वो लाइजोसोम अटैच होता है, फेगोलाइजोसोम बनता है, ठीक है। तो लाइजोसोम के अंदर जो है एंजाइम होते हैं ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। तो ब्रेक डाउन किस लेवल पे करते हैं, वो ब्रेक डाउन एसिडिक पीएच पे करते हैं। अब इसने जो है इस बैक्टीरिया ने क्या करना है, एंडोसोम की पीएच खराब कर देनी है। तो आपका फेगोलाइजोसोम लाइजोसोम मिलेगा नहीं, मिल गया तो वो भी डिफेक्टिव है। इन अफेक्टिव फेगोलाइजोसोम वो भी ठीक नहीं बना। तो ये प्रॉब्लम आता है कि बैक्टीरिया किल नहीं हो पाया, मैक्रोफेज ने उसको इंगल्फ किया, लेकिन इंगल्फमेंट के बाद फिर भी अभी भी उसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई, क्लियर है। तो उसकी जब ब्रेकडाउन नहीं, बैक्टीरिया अभी भी उसके अंदर है, मैक्रोफेज के अंदर उस बैक्टीरिया ने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। अब मैक्रोफेज की हद से बात जो है बाहर निकल गई है कि 1-2 बैक्टीरिया आए थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया जो मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज जो है बैक्टीरिया इसके अंदर जो है वो रेप्लिकेट कर गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जो है वो डिवाइड होता गया है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मैक्रोफेज ने जो है हेल्प ली किसकी, टी सेल्स की, क्योंकि मैक्रोफेज से तो किलिंग नहीं हुई ना। तो इम्यून सिस्टम में
जो आपसे सबसे पहला जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो है सबसे बड़ा सेल जो है वो खुद मैक्रोफेज डिफेंस के लिए होता है, ठीक है, और दूसरे जो है न्यूट्रोफिल आते हैं। मैक्रोफेज जो है वो इस बैक्टीरिया को हैंडल नहीं कर सका, तो अब उसने किसकी हेल्प लेनी है? अब मैक्रोफेज ने मैसेज दिया टी सेल को, तो कौन सी इम्यूनिटी यूज करेंगे हम? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने टी सेल और बी सेल यूज करने होते हैं। तो मैक्रोफेज ने जो एंटीजन था, इसका एंटीजन बना के, ये टीबी का बैक्टीरिया का एंटीजन है, वो एंटीजन उसने जो है किसको दिया? टी सेल को, ठीक है। तो टी सेल ने जो है वो डिसीजन लिया कि इसको कैसे किल करना है, इस बैक्टीरिया को। तो टी सेल ने जो है TH1 सेल प्रोड्यूस किया, TH1 सेल ने जो है गैमा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया। मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस करता है, और टी सेल जो है वो गैमा इंटरफेरॉन गैमा इंटरफेरॉन। अब आपके जो मैक्रोफेज थे फुल क्या हो गए? एक्टिव हो चुके हैं। पहले तो मैक्रोफेज ने किलिंग नहीं की, इसने वो कर नहीं सका इसको किल जो, क्योंकि एंडोसोम डिफेक्टिव बना था। अब मैक्रोफेज को अच्छी खासी जो है वो पावर मिली है किससे? टी सेल से। क्लियर हो गया? तो अब हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्लियर है? हमारी इम्यूनिटी जो है वो क्या हो चुकी है? स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मैक्रोफेज बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है, तो हमारी इम्यूनिटी ने इस बैक्टीरिया को मार दिया। बात समझ में आई कि कैसे हमारे हमने जो है इसको हमने कंट्रोल करना है। अच्छा, अब एक तो ये रास्ता था कि हमने मैक्रोफेज को यहाँ पे किल कर लिया। कुछ मैक्रोफेज के अंदर हमने जो है उस बैक्टीरिया को डेड कर दिया है, ठीक है। टी सेल की उससे हेल्प ली है हमने, CD4 सेल से हमने हेल्प ली है, उसकी TH1 टाइप से, उसकी TH1 टाइप से जो है। अब फिर और केमिकल रिलीज हुए, तो मोनोसाइट बुलाए गए। जिस सेल के अंदर हमने उसको किल किया था, हमने उसके इर्द गिर्द, अब ये बैक्टीरिया जो है इस सेल के अंदर था, तो हमने उस बैक्टीरिया को किल तो कर लिया है, ठीक है। कुछ पार्टिकल उसके अभी भी कंप्लीट किलिंग नहीं हो पाती, फिर भी कंप्लीट किलिंग नहीं हो पाती। तो अब फिर और डिसीजन लिया इम्यून सिस्टम ने, केमिकल रिलीज किए, तो हमने मोनोसाइट को बुलाया यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने हेल्प ली किसकी? टी सेल्स आए, मैक्रोफेजेस ने बाकी अपने जो है मोनोसाइट क्या होते हैं? मैक्रोफेज ही होते हैं, इमेच्योर मैक्रोफेज कह सकते हो आप इनको। ये ब्लड के अंदर मोनोसाइट होते हैं, जब वो टिश्यू में पहुंचते हैं तो मैक्रोफेज बन जाते हैं। अब ये मोनोसाइट आए जिस जिस मैक्रोफेज के अंदर बैक्टीरिया था, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या होता है? ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन वाला बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसकी हम ना न्यूट्रिशन भी बंद कर देंगे, एक और तरीका भी इसको किल करने का। इसकी न्यूट्रिशन कैसे बंद करेंगे? मोनोसाइट ने आके कवर कर लिया सारा, ये सारे मोनोसाइट है। कुछ मोनोसाइट आप देख सकते हो, ये देखेंगे मोनोसाइट है राउंडेड, लेकिन ये मोनोसाइट जो है वो एपिथेलियम की शेप का बन गया, मतलब इस तरह का स्पिंडल शेप बन गया। ये जो स्पिंडल शेप सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये है कौन से हैं? ये एपिथेलियम सेल है। कौन से सेल है? एपिथेलियाइड सेल कहते हैं इनको। तो ये बन गया ग्रैनुलोमा, ये बन गया ग्रैनुलोमा। तो टीबी जब भी इंफेक्शन होता है ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया का, तो ये बनता है उसका ग्रैनुलोमा। डेट जो सेंट्रल मैक्रोफेज था उसके अंदर बैक्टीरिया था, वो ऑलरेडी किल्ड किया है, हमने ट्राई किया उसको पूरा किल करने की। वो मैक्रोफेज अंदर जो सेंटर में होता है वो डेड होता है, तो हमने इसके इर्द गिर्द दीवार बना दी है, इसके इर्द गिर्द, ताकि ये बैक्टीरिया अगर दोबारा एक्टिवेट हो भी जाए तो बाहर ना आए यहाँ से। ये क्या बन गया आपका? ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा के अंदर जो है ना वो डेड पार्ट, डेड न्यूट्रोफिल, डेड यहाँ पे मैक्रोफेज होते हैं, इसको केजियस नेक्रोसिस का ये पैटर्न है, ठीक है। जो नेक्रोसिस हुई है वो केजियस नेक्रोसिस है। ये आपका होता है केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। कौन सा ग्रैनुलोमा? केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। सेंटर के अंदर डेड न्यूट्रोफिल पड़ा होता है, ठीक है, जिसने बैक्टीरिया इंगल्फ किया था। तो अगर तो प्रॉपरली किलिंग हो गई है तो ठीक है, हमारी इम्यूनिटी ने काम कर दिखाया। अगर ऐसा हुआ कि प्रॉपर किलिंग नहीं हुई, तो हम हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस करवाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी मस्ट होती है डिलेड टाइप की, तो इसके अंदर हमने मोनोसाइट यूज करने हैं और CD4 सेल यूज करने हैं। तो आपने बनाना है ग्रैनुलोमा, ठीक है। तो ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है लंग्स के अंदर। तो टीबी वाला, टीबी का जिसको भी इन्फेक्शन होगा उसके लंग्स के अंदर क्या बनेगा? ग्रैनुलोमा बनेगा। डन हो गया। तो ये प्राइमरी टीबी जो होता है, प्राइमरी टीबी इस तरह ग्रैनुलोमा बनाता है। अभी उसको डिजीज नहीं हुई, अभी सिर्फ उसको प्राइमरी टीबी, उसके अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है। जब उसके अंदर बैक्टीरिया है, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है, टी सेल, CD4 सेल्स वगैरह, तो जब आप उसका टेस्ट करवाओगे ना,
वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये इस तरह इंजेक्शन लगाते होते हैं स्किन पे। वैसे ये रेडनेस जो है, जो एलिवेशन, इसकी मैंने लेंथ आपको बता दी है, 5 मिलीमीटर से 10 mm तक होनी चाहिए। अगर अम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है तो 5 भी काफ़ी है। अगर अम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी अम्यूनो कॉम्पिटेंट काफ़ी बेटर है, तो उसके अंदर जो है कम से कम 10 mm तक स्वेलिंग होनी चाहिए, तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। रेस्पिरेटरी टीबी से हट के जो है एब्डोमिनल टीबी भी होता है। एब्डोमिनल टीबी जो है बहुत कम में, तो आपका बैक्टीरिया लंग्स को तो अफेक्ट कर रहा है ना टीबी का बैक्टीरिया। एब्डोमिनल टीबी जो है, ये जो अनपास्चराइज मिल्क होता है, ठीक है, अनपास्चराइज, आप दूध जो है बॉयल करके नहीं पिया होता, ये दूध बॉयल नहीं किया हुआ, तो उसको अगर यूज करें तो उससे ये माइक्रोबैक्टीरियम जो, लेकिन जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो डिफरेंट होता है, इसकी स्पीशीज होती है, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स इंटरसेलुलर, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। 4 इसकी स्पीशीज है माइक्रोबैक्टीरियम की, ठीक है। उसमें से एक है बोविस। ये बोविस है, ये एनिमल सोर्स है, इसका क्या सोर्स है, एनिमल सोर्स है। अब टीबी, उसको स्टार्टिंग टीबी ही एब्डोमेन के अंदर हुआ है, इसको कहते होते हैं, ये जो डिस्कवर किया था, जो पर्सन था ना जिसने ये एब्डोमिनल टीबी डिस्कवर किया था, उसका पर्सन का नाम है कोच जो है, तो उसको कोच एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमिनल टीबी। आपके एब्डोमिनल टीबी जो है वो इंटेस्टाइन के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, भी याद रखिएगा, टर्मिनल आइलियम, टर्मिनल आइलियम जो है, तो उसके अंदर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, अगेन सेम बट, लेकिन यहाँ पे ये टीबी का बैक्टीरिया अलग है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी टीबी नहीं है, ये एब्डोमिनल टीबी है, जीआईटी का टीबी है। ये अब बैक्टीरिया बिल्कुल अलग है ना। अगर एब्डोमिनल टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हुआ होता तो वो सेकेंडरी टर्शियरी टीबी होना था, वो पहले लंग्स में होना था, फिर उसे स्प्रेड करना था बॉडी के अंदर जो है, ठीक है। अगर डिजीज स्टार्ट ही इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन का टीबी हो गया, डायरेक्ट इंटेस्टाइन का टीबी विदाउट लंग डिजीज जो है, तो फिर बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता, वो फिर वो बैक्टीरिया कौन सा आता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। बैक्टीरिया अलग होता है एब्डोमिनल टीबी के लिए। क्लियर हो गया। टाइप्स पे आते हैं, पहली कौन सी टाइप से, जो प्राइमरी टीबी है। प्राइमरी टीबी के अंदर क्या चीज हुई है, पेशेंट जो है उसके अंदर कभी बैक्टीरिया था ही नहीं, उसके अंदर आया, अनसेंसिटाइज पेशेंट था, उसमें भी डिजीज स्टार्ट नहीं हुई, उसका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। वो जो ग्रेनुलोमा बनाया है, जो ग्रेनुलोमा बनता है उसको गोन फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोन फोकस। तो जब एक्सरे करते हैं ना, जब एक्सरे करते हैं इसका, टीबी वाले पेशेंट का जो है, तो प्राइमरी टीबी वाला एक्सरे कैसा होता है, ये अपर लोब के अंदर मोस्टली ये जो लेजन होता है, जो टीबी का एक्सरे करते हैं, जो प्राइमरी टीबी है, जो उसको एक्सरे में क्या आएगा, नजर आएगा, इसके अंदर आपको सिंपल एक नोड नजर आएगी, ठीक है, तो राउंडेड सा शैडो आएगा। मोस्टली राइट साइड इफेक्ट होती है, बहुत साइड इफेक्ट हो सकती है, राइट साइड जो है ज्यादा इफेक्ट होती है इससे। आप इसमें वो भी अपर लोब के अंदर आपको जो है ना थोड़ा सा लेजन नजरेगा, व्हाइट सी ओपेसिटी नजर आएगी एक्सरे के अंदर जो है, इसको कहते होते हैं गोन फोकस। अच्छा, जब ये टीबी यहाँ से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया यहाँ से रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, तो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस कम्प्लेक्स से बाहर आ जाएगा, तो ये नेबरिंग लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पे लिम्फ नोड कौन से होते हैं, हाइलम वाले, हाइलर लिम्फ नोड है। अब इधर के लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अगर जो है वो लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाए, अगर लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाए, इसको कहते होते हैं गोन, अब उसको गोन फोकस नहीं कहना, इसको कहना है गोन कम्प्लेक्स, गोन कम्प्लेक्स। गोन कम्प्लेक्स क्या है, पहले साथ में पेशेंट को ग्रेनुलोमा बना हुआ है अपर लोब के अंदर, आपको एक्सरे के अंदर नजर आएगा, और एक्सरे के अंदर लिम्फ नोड भी उसी साइड के इनलार्ज होंगे। ये प्राइमरी टीबी का एक्सरे है, ये प्राइमरी टीबी का एक्सरे है। आपको एक सिंगल लेजन यहाँ पे मिलेगा अपर लोब में, और सेकंड लेजन यहाँ पे, जिसको कहेंगे कि पेशेंट में क्या है, गोन कम्प्लेक्स बन गया। पहले क्या था, गोन फोकस, एक जगह पे लेजन था। अब वो बैक्टीरिया स्प्रेड करना शुरू हुआ, जैसे इम्यून स्टेटस जो थोड़ा सा लो होगा, तो वो बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा, ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्व किए, लिम्फ नोड यूज हुए, लिम्फ नोड जब लिम्फेडिनोपैथी भी साथ में हो जाए गोन फोकस के, इसको कहते होते हैं गोन कम्प्लेक्स, गोन कम्प्लेक्स। अगर इसके ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाए, उसको रैंकी कम्प्लेक्स कहते हैं, कुछ भी नहीं, सारा कुछ वही चीज है। अगर गोन फोकस जो है कैल्सिफाई हो जाए, उसको कहते होते हैं रैंक कम्प्लेक्स, ठीक है, सेम चीज है।
अच्छा, इसके अंदर क्या चीज है? ग्रेनुलोमा है। इस गोन फोकस के अंदर क्या चीज बनी हुई है? ग्रेनुलोमेटस लेजन है इसके अंदर, ठीक है। ग्रेनुलोमा बना हुआ है, जैसे ग्रेनुलोमा हमने लास्ट बनाया है। अगर टीबी को जो है वो आपने किल कर दिया तो ठीक है, यहाँ तक जो है, अगर नहीं तो आपने क्या बनाना है? ग्रेनुलोमा। ये ग्रेनुलोमा बना हुआ है। अभी एक ही लेजन बना है, एक ही लेजन है अपर लोब के अंदर। अपर लोब में क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कैसा है? एरोबिक बैक्टीरिया है, उसने ऑक्सीजन अपर लोब में ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी इसको, ठीक है। हवा हल्की होती है ना, ऊपर जाती है, ब्लड भारी होता है, नीचे ब्लड ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा ब्रेथ करते हैं, अंदर जो ऑक्सीजन ज़्यादा ऊपर होती है अपर लोब के अंदर, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया तो लेजन किस में मिलेगा? अपर लोब के अंदर, प्राइमरी टीबी है। अच्छा, अगर ये पेशेंट जो है प्राइमरी टीबी वैसे सेपरेट तो नहीं करता, अगर इम्यून सिस्टम उसका, पेशेंट की एज 30 ईयर है, उसको HIV भी है, पेशेंट की एज 30 ईयर है, उसको कोई लिम्फोमा है, न्यूक्लियसिया है, कुछ भी है, इतना यंग एज पे उसको टीबी पूरे लंग्स में फैल गया कि उसको टीबी, तो अगर प्राइमरी टीबी डायरेक्टली स्प्रेड कर जाए उसको कहते होते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी। कौन सा टीबी? प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी। पहले किस में था? अपर लोब में। अब जरा नीचे आ जाओ, मिडल लोब में भी आ जाएगी लेजन, और ये जो लेजन आपको गोन फोकस मैंने एक दिखाया था, बहुत सारे फोकस बनने वाले हैं, क्लियर है? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको कहेंगे हम प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी। क्लियर हो गया? प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी, प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी मिडल और लोअर लोब के अंदर भी अभी आ गया, ठीक है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी जो है, लिम्फेडिनोपैथी जो है, लिम्फेडिनोपैथी ऑफ कोर्स अच्छी खासी लिम्फेडिनोपैथी भी होगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि पूरा लंग इन्वॉल्व है, कैविटी नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक्सरे के अंदर कैविटी भी नजर आए टीबी लंग्स के अंदर, ठीक है, तो वो सेकेंडरी टीबी होता है, प्राइमरी नहीं होता, वो सेकेंडरी टीबी होता है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट प्लान सेकेंडरी के लिए अलग होता है, प्राइमरी के लिए अलग होता है, क्लियर है? तो हमें एटलीस्ट यह डायग्नोसिस पहले कंफर्म करनी है कि ये प्राइमरी टीबी है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी है, सेकेंडरी टीबी है, मिलरी टीबी है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, अच्छा, कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव तक बात क्लियर होगी। प्राइमरी प्रोग्रेसिव जो है, इसमें कैविटी वाले लेजन्स वगैरह नहीं होंगे, वो सेकेंडरी में ज्यादा बनते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी के अंदर ज्यादा बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव के अंदर जो है वो आपका प्राइमरी प्रोग्रेसिव लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है, प्लूरा को, प्लूरल एफ्यूजन होगी है, प्लूरल एफ्यूजन, एफ्यूजन डेवलप हो जाएगी, टीबी जो है वो पस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एम्फाइमा हो सकता है, प्लूराइटिस, वो स्प्रेड कर गया है पूरे लंग्स के अंदर। आपने ऊपर लंग्स के ऊपर से बात स्टार्ट की और फैलना शुरू हो गई जब वो, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, उसने पूरा लंग्स इन्वॉल्व किया, पूरा लंग्स इन्वॉल्व करने, अभी वो एक साइड पे होगा, ये मैं वैसे दूसरी साइड पे ड्रा कर रहा, तो एक ही साइड पे जहाँ पे स्टार्ट किया था, तो अब पूरा लंग्स इफेक्ट हुआ, ये होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव, और उसी साइड के लिम्फ नोड भी लार्ज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी कैसी है? यूनिलेटरल लिम्फेडिनोपैथी है अभी प्राइमरी प्रोग्रेसिव के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपका प्राइमरी प्रोग्रेसिव और उसकी एक्सरे चेंज है। सेकेंडरी टीबी पे आते हैं, पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ बेटर था, प्राइमरी टीबी ने उसको डिजीज नहीं की, उसके अंदर जरूर है लेकिन उसको डिजीज नहीं की। अगर प्राइमरी टीबी प्राइमरी प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाए, इसका मतलब उसको अच्छी खासी फुल डिजीज हो चुकी है, ठीक है। अगर प्राइमरी टीबी है, उसको सिर्फ गोन फोकस है, सिर्फ गोन फोकस है, या गोन कम्प्लेक्स बन गया, इससे ज्यादा सेपरेट नहीं है अभी, अभी पूरा लंग्स, बाकी पूरा लंग्स, उसमें कोई लेजन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब वो अभी प्राइमरी टीबी है उसको। वो प्राइमरी टीबी जो है टाइम पे डायग्नोज हो गया है, उसको हमने मेडिकेशन दी, वो कवर हो गया है, या उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, विदाउट मेडिकेशन जो है वो डिजीज वहीं पर रुक गई है। अच्छा, एक साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, प्राइमरी टीबी था, उसको था, अब वो नहीं है, क्लियर है? उसके अंदर बैक्टीरिया बेशक है लेकिन उसको डिजीज अभी भी नहीं है। अच्छा, अब वो प्राइमरी टीबी, जैसे ही उसका पेशेंट को कोई और बीमारी लगी, उसको डायबिटीज होगी साथ है, उसको न्यूक्लियस हो गया, 40-50 साल की एज पे पहुंच गया, उसको दोबारा मतलब कोई उसको इलनेस ला साथ में लगी, या उसने कोई मेडिकेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव जो है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम, उसको एड्स हो गया जिस एज पे आके, इम्यून सिस्टम नीचे चला गया उसका, जैसे इम्यूनोसप्रेशन होगी
वो जो आपका प्राइमरी टीबी जब उसने डिजीज अभी कुछ नहीं ना की थी, वो रीएक्टिवेट होगा एक बार। या तो वो रीएक्टिवेट होगा या फिर दोबारा इसके अंदर बैक्टीरिया आएगा या सेकंड एक्सपोजर होगा, उसको दोबारा जैसे दोबारा फिर इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है? दोबारा फिर इन्फेक्शन। अच्छा, जो सेकेंडरी टीबी है, सेकेंडरी टीबी के अंदर जो है इसमें जो लोब्स होती है ना, सेकेंडरी टीबी अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है या रीएक्टिवेट होता है। प्राइमरी टीबी में बताएं लेकिन कहां पे था? अपर में था ना। इसको जब आप रीएक्टिवेट करोगे, इसको क्या कहूंगा मैं? सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी ने कोई डिजीज नहीं की, पेशेंट के अंदर गोन फोकस और गोन कम्प्लेक्स है, मतलब लिम्फ नोड लार्ज है और गोन फोकस है। ठीक है, पेशेंट इम्यूनाइज हो चुका है, उसकी डिफेंस उसका काम कर गया है, उसमें टीबी की डिजीज अभी हुई नहीं है लेकिन लेजन थोड़े बहुत हैं लंग में। कहाँ है? अपर लोब के अंदर एक छोटा सा नोड्यूल बना हुआ है। ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी है या उसको साथ में थोड़ी सी एक ही साइड पे। क्लियर है? मतलब डिजीज सेपरेट नहीं हुई। अच्छा, अगर यही प्राइमरी प्रोग्रेसिव बन जाता, लास्ट स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये डिजीज अपर बाकी पूरे लंग में सेपरेट हो जानी थी। ठीक है, वही डिजीज बन जानी थी। अच्छा, अब वो नहीं हुआ, वो डोरमेंट फेज में चला गया। डोरमेंट फेज में हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर गया उसके अगेंस्ट, जो है बैक्टीरिया पूरा डेड नहीं हुआ, वो सो गया है, इनएक्टिव हो गया जी। जैसे ही उसको मौका मिला, इम्यून सिस्टम नीचे आया, अब वो फिर वहीं से फिर जाग गया, शेर दोबारा जाग गया। वो जागा, उसने क्या करना है इस बार? उसने बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अपर लोब के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग नेक्रोसिस करनी है कि वहां क्या बन जाएगी? वहां कैविटी बन जाएगी। अपर लोब के अंदर कैविटी तक बन जाती है। क्लियर है? अपर लोब के अंदर सेकेंडरी टीबी का लेजन स्टिल अपर लोब में। ऐसे प्राइमरी कहां पे था? अपर लोब के अंदर। क्लियर है? प्राइमरी कहां पे था? अपर लोब के अंदर। आप उसको दोबारा रीएक्टिवेट कर रहे हो, तो कहां पे रीएक्टिवेट कर रहे हो? स्टिल मैं अपर लोब में ही तो हूं अभी भी। ठीक है, तो अपर लोब के अंदर आपको अगर कैविटी नजर आ जाए ना, या थोड़े से और ज्यादा लेकिन जो मिडिल लोब की तरफ भी जा रहे हैं और आपको कैविटी नजर आए, वो क्या होता है? सेकेंडरी टीबी। तो इसमें आपको लंग के अंदर ना आपको ऐसे कैविटी लगती है। कैविटी थिक वाल होती है, थिक वाल कैविटी होती है। कभी कभी इसके अंदर एयर फ्लूइड लेवल भी होता है। ठीक है, उसमें वो पस होती है, या एयर फ्लूइड लेवल भी नजर आएगा या फुल ऐसे राउंडेड कैविटी दिखेगी आपको। थिक वाल कैविटी होती है। एक्सरे में बुल्ला भी दिखता होता है, वो बहुत थिन वाल होता है। ठीक है, एक्सरे के अंदर ये आपको थिक वाल टीबी की कैविटी इजीली क्लियर कट दिखेगी। कैविटी वाला लेजन होता है। ठीक है, कैविटी लेजन जो है ये होता है सेकेंडरी टीबी, अभी भी अपर लोब पे ही है। ठीक है, सेकेंडरी टीबी जो है, सेकेंडरी टीबी रीएक्टिवेट हो चुका है। अच्छा बताएं सेकेंडरी टीबी की काज क्या है? सेकेंडरी टीबी की काज क्या है? खुद प्राइमरी टीबी ऑलरेडी उसके अंदर था, या फिर उसको दोबारा फिर इन्फेक्शन हुआ है, बाहर से दोबारा आ गया। बैक्टीरिया तो दोबारा से बाहर से आ ही सकते हैं, जहाँ उसको पहले मिला फैमिली से मिल गया। फैमिली में किसको टीबी था, एक्सपोजर हुआ किसी पेशेंट के साथ, ओवरक्राउडेड पॉपुलेशन में चला गया, बाजार गया, किसी को टीबी था, खांसा, उसको हो गया है, तो ऐसे भी आ सकता है। मतलब दो तरीके हैं सेकेंडरी टीबी करवाने के। उसको पहले टीबी हुआ, सेकेंडरी का वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? उसके अंदर पहले भी ये बैक्टीरिया आया था। ठीक है, उसने लेकिन उसने डिजीज नहीं की, प्राइमरी टीबी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब उसको दोबारा इन्फेक्शन जब होगा, अब सेकेंडरी टीबी उसको बताएगा कि क्या चीज है, डिजीज अब उसको होने वाली है, उसको कैविटी वाले लेजन बनेंगे अपर लोब के अंदर। डन हो गया, अपर लोब के अंदर कैविटी वाले लेजन हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकेंडरी टीबी जो है अब फैलने लगा है। ये बैक्टीरिया इस पूरी लोब में आएगा, पूरी लोब के अंदर जो है पूरा लंग्स अफेक्ट हो गया। सेकेंडरी टीबी, कैविटी भी थी उसके अंदर। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा? एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन है, उसके इर्द गिर्द क्या होती है? कैपिलरीज। ये बैक्टीरिया ब्लड में चला गया, इन्फेक्शन था ना इंटस्टिशन के अंदर, ब्लड में चला गया। ब्लड से ये कहाँ जाएगा? राइट, ब्लड से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आना बराबर। अब जब वो वापस आएगा, ये बैक्टीरिया जो है राइट साइड पंप करेगी, लेफ्ट साइड पंप करेगी। जब ये दोबारा आपका जो टीबी का जो माइक्रोब है, ठीक है, टीबी का जो माइक्रोब है दोबारा फिर सेकंड लंग को अफेक्ट करना है इसने। ठीक है, जिसमें साथ वाले लंग को भी इफेक्ट करना है। और लंग्स के साथ क्या होगा? उसमें बहुत सारे स्पॉट लेजन बन जाएंगे, बहुत सारे स्पॉट नजर आएंगे लंग के अंदर जो है ना,
बहुत सारे एक्सरे के अंदर स्पॉट नजर आएंगे, इसको कहते होते हैं मिलरी टीबी। जिस तरह वाटरमेलन के अंदर सीड नहीं होते, वाटरमेलन को काटो, अंदर ऐसे जगह जगह बीज नजर आ रहे होते हैं, ब्लैक 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 ब्लैक, तो वैसे जो है वो लंग के एक्सरे के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सीड नजर आए। देखिए ये अपीयरेंस इसका अटॉक्सी ली हुई है, ये देखिए कितना के बीज जैसे सीड होते हैं इसके अंदर, वाटरमेलन सीड जो है। तो ये मेलरी, इसको कहते होते हैं मिलरी टीबी। क्लियर है? मिलरी टीबी इक्वली बोथ लंग्स को अफेक्ट करता है। अच्छा, जब ये होता है ना इसको मिलरी टीबी, सेकेंडरी टीबी चेंज हुआ मिलरी टीबी के अंदर, अब इसलिए दोनों लंग से जो है लिम्फेटिक सिस्टम जो, अब ये स्प्रेड कैसे, सवाल ये है कि स्प्रेड कैसे होता है एक लंग से, अब इसने आगे कैसे जाना है, यहाँ पे जरा गौर करना है, ठीक है। ब्लड में कैसे आएगा, बॉडी में कैसे जाएगा। राइट लंग को इसने पहले रिलीज स्टार्ट करवाई है, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए लंग्स की जो अपनी लिम्फेटिक होती है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लिम्फेटिक सिस्टम किस में ड्रेन होता है, सब क्लेवन वेन में, राइट थोरैसिक डक्ट और लॉन्ग थोरैसिक डक्ट, ये आपको नाटक पता है इसकी, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन होता है वेनस ब्लड में। अब वेनस ब्लड किस में जाना है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो दोबारा फिर बैक्टीरिया दोबारा इस लंग्स में भी चला गया और साथ वाला दूसरा लंग्स था उसके अंदर भी चला गया। अब ये बैक्टीरिया इक्वली दोनों लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसको क्या कहेंगे, मिलरी टीबी। क्लियर हो गया? इसको क्या कहेंगे, मिलरी टीबी। ये टीबी की टर्शरी स्टेज है। ये टीबी की कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी से टर्शरी स्टेज है, ठीक है। दोनों लंग्स के अंदर जो है इक्वली जो है वो स्प्रेड कर चुका है। ये सेकेंडरी टीबी का ये रियल ऑटोप्सी है, पेशेंट की डेथ हुई है और लंग के अंदर देखें इतनी बड़ी कैविटी बनती, कैविटी वाले लेजेंड बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह के अगर डॉट्स काफी सारे मिल जाए तो ये क्या होता है, मिलरी टीबी। क्लियर हो गया? ये क्या होता है, मिलरी टीबी। मिलरी टीबी कैसे होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वो स्प्रेड किया है, राइट साइड पे आया, दोनों लंग्स में चला गया। अच्छा, अब दोनों लंग्स में आ गया, नेक्स्ट स्प्रेड क्या होगा, जब वो ब्लड में आ गया, राइट वेंट्रिकल से पूरा लंग्स में गया, अब तो ब्लड में एंटर हो गया, ब्लड के जरिए अब लेफ्ट वेंट्रिकल में दोबारा ब्लड दोनों लंग से कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को फिर ब्लड सप्लाई देगा टीबी वाले बैक्टीरिया की है, तो टीबी का बैक्टीरिया पूरी बॉडी में चला गया। अब जब वो पूरी बॉडी में जाएगा तो उसको आप एक और नाम देंगे हम, अब वो गया एड्रिनल ग्लैंड में गया, जो कॉमन पार्ट अफेक्ट होने हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर गया, इंटेस्टाइनल टीबी, एड्रिनल टीबी, रीनल टीबी, वर्टिब्रा का टीबी, बोन का टीबी, ब्रेन का टीबी, तो जहां जहां उसने जाना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। यूट्रन जो फोलिपियन ट्यूब होती है उनका टीबी, ओवरी का टीबी, तो ये इशू होने हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। अगर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए उस टीबी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब हम बाहर आ चुके हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्लियर हो गया? ये इसका स्प्रेड है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसको डैमेज कर रहा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ने डैमेज किया एड्रिनल ग्लैंड, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ने डैमेज किया किडनी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी गया इंटेस्टाइन के अंदर, वहां इंटेस्टाइन का टीबी हो गया। ये वाला जो इंटेस्टाइन टीबी है, इंटेस्टाइनल टीबी काज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इस टीबी को आपने उसके साथ मिक्स नहीं करना, बोविस वाले के साथ, ठीक है। वो जो अगर ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है, वो सिर्फ एब्डोमिनल टीबी है, वो लंग की डिजीज नहीं थी। क्लियर है? वो सिर्फ एब्डोमिनल टीबी था, लंग की डिजीज नहीं थी। उसको डायरेक्टली वो मिल्क के जरिए माइक्रोबैक्टीरियम बोविस जब इंटेस्टाइन में गया और वहां टीबी हो गया है, वो वाला कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब वो तो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर गया। अच्छा, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर गया, बोन्स हैं सारी लॉन्ग बोन्स, स्पेशली वर्टिब्रा नहीं छोड़ने इसने, ठीक है, वर्टिब्रा का टीबी जो है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसने स्प्रेड कैसे करना है, प्राइमरी टीबी होगा पहले, उसमें आपको एक्सरे के अंदर क्या मिलेगा, और एक्सरे फाइंडिंग ऑफ प्राइमरी टीबी, एक आपको डॉट मिलेगा व्हाइट सा, ठीक है, नोड्यूल मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल टर्म के अंदर कहते हैं उसको गोन फोकस। गोन, जिस पर्सन ने एक्सप्लेन किया उसका नाम है गोन फोकस है।
अब वो गोन फोकस, अगर साथ में लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब अब लिम्फ नोड तक डिजीज चली गई है। गोन कम्प्लेक्स, गोन कम्प्लेक्स, रैंक कम्प्लेक्स क्या होता है, रैंकी कम्प्लेक्स जो है वो जब कैल्सिफाई हो जाए उसको रैंक कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, अगर ये आपका इम्यून सिस्टम स्टिल बेटर था, आपका इम्यून सिस्टम, यंग पेशेंट है, यंग पर्सन है, इम्यून सिस्टम बेटर है, ठीक है, आपने न्यूट्रिशन अपनी अच्छी की है, तो आपको वो प्राइमरी टीबी कुछ भी नहीं कहेगा। आपके कई साल गुजर जाएगी, तो उसमें तो स्लोली डिवाइड करना होता है। आपका इम्यून सिस्टम इसको कंप्लीटली किल तो नहीं कर सकता, लेकिन रोक के तो रख सकता है ना। डिफेंस इतना तो देगा कि नहीं, इतना तो डिफेंस आपको मिलेगा इम्यून सिस्टम से। चलो अगर किलिंग नहीं कर सकते तो जो कम से कम उसको पकड़ के रखो। पकड़ा कैसे हुआ है, हमने उसके इर्द गिर्द ग्रेनुलोमा बना के उसकी ऑक्सीजन भी बंद की हुई है, उसकी ऑक्सीजन भी बंद की हुई है। ग्रेनुलोमा के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ऐसे नहीं वो अंदर डेड हो गया ग्रेनुलोमा, अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी होती है हमने। देखा ना, अब एक ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है, अब आप उसको बिल्कुल फेल हो गए उसको मारने के लिए, तरीका क्या है जी उसका, कैसे मारे, वो बंदे बड़ा तकड़ा है, किसी तरीके से इसकी ऑक्सीजन बंद करो, है ऑक्सीजन बंद करो, तो वहां ब्लड नहीं पहुंचता। ग्रेनुलोमा के सेंटर में कोई ब्लड नहीं पहुंच, इसलिए जो सेल उसके सेंटर में होता है ना ग्रेनुलोमा के, वो डेड हो जाते हैं। इसी वजह से उसको केजिस नेक्रोसिस कहा जाता है। क्लियर है, हमने उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद की हुई है ताकि वो इनएक्टिव हो जाए, फिर भी मरता नहीं, बहुत ढीठ है ये, वहीं पड़ा हुआ है ग्रेनुलोमा के अंदर। अच्छा, अगर उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था एट द टाइम ऑफ प्राइमरी एक्सपोजर, वही प्राइमरी टीबी प्राइमरी प्रोग्रेसिव में चेंज होगा, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मिलरी में चेंज होगा, मिलरी जो है फिर आगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में चेंज होगा। मतलब एक बंदा था, उसकी 20-25 साल 30 साल एज है और उसको फर्स्ट टाइम टीबी हुआ और टीबी पूरी बॉडी में फैल गया, ऐसा कैसे हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था उसको। ठीक है, अब एक और सेकंड पेशेंट कंसिडर करते हैं, उसको प्राइमरी टीबी हुआ, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, उसको कोई डिजीज नहीं हुई इस टाइम पे, 5-10 साल में गुजार लिए उसने, 20 साल गुजर गए, जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, जैसे उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, तो सेकेंडरी टीबी जो है, मतलब वही प्राइमरी टीबी रीएक्टिवेट हुआ। मोस्टली सेकेंडरी टीबी कैसे होता है, रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी। क्लियर है, रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी टीबी। और कुछ परसेंटेज जो है कि बैक्टीरिया में भी बाहर से दोबारा आ गया हो। ठीक है, दो कारण है इसकी। सेकेंडरी टीबी जरा बात करते हैं, सेकेंडरी टीबी में एक्सरे के अंदर क्या फीचर मिलता है, वो जो प्राइमरी टीबी रीएक्टिवेट होगा, अब वहां पे बनेगी कैविटी। उसने बहुत गुस्से से यार किलिंग करनी है कि टीबी को इतनी देर से पकड़ के रखा हुआ है, और फोर्स जब वो आज़ाद होगा तो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा ना, तो डिस्ट्रक्शन बहुत करेगा ये वहाँ पे, तो इस सारे लंग्स के टिश्यू जो है उसने डैमेज कर देने, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचना, क्या हो जाना, होल हो गई उसके अंदर, कैविटी हो जाएगी, है कैविटी बन जाएगी जहाँ पे। तो सेकेंडरी टीबी का फीचर क्या होता है, कैविटेशन इन लंग्स। क्लियर है, और कहाँ पे, अपर लोब के, अभी नीचे नहीं आना, अपर लोब, कैविटी भी हमेशा अपर लोब में बनानी है आपने। ठीक है, अच्छा, वहां से उसने कैविटी बनाई, प्राइमरी ग्रेनुलोमा से सेकेंडरी टीबी में चेंज हुआ, वो वहां पे कैविटी बनी, कैविटी के बाद अब वो पूरे लंग्स में स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो नोड्यूल्स होंगे ना, काफी सारे नोड्यूल्स आपको पूरे लंग्स में मिलेंगे, तो इसका मतलब एक लंग्स तो गया। नेक्स्ट, आप जब वो एक लंग्स में फैल गया, अब वो किस में चेंज होगा, मिलियरी टीबी में। वो कैसे, उसको क्या कहते हैं, कैसे वो चेंज होता है मिलियरी टीबी में, लिम्फेटिक सिस्टम में, टिश्यू से निकला, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर गया। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जब वो गया, लिम्फेटिक सिस्टम उस बैक्टीरिया को लेके कहाँ आया, ब्लड के अंदर, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल ने पंप तो करना ही करना है ना, अब उसने ये तो नहीं देखना कि टीबी का बैक्टीरिया इसके अंदर है, पंप ना करें। राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो वो टीबी का बैक्टीरिया इक्वली दोनों लंग्स में चला गया है, जो दूसरा बचा हुआ था लेफ्ट लंग उसके अंदर भी है। अब दोनों बैक्टीरिया ब्लड के, अब तो ब्लड के जरिए स्प्रेड हुआ है ना, अब तो ब्लड के जरिए स्प्रेड हुआ है, तो राइट साइड से जो है वो